हाय दोस्तों। अब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डीसी मशीन का काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अब इस वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक्स को टच करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि डीसी मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और ऐसी इक्वेशंस हम लोग सीखेंगे जिससे कि हम लोग डीसी मशीन एनालिसिस परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन जो हम सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ इक्वेशन। अब देखो, जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला तो वहां भी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही निकाला था। ट्रांसफॉर्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आया था? आया था 4.44 FN5। ठीक है, ऐसे ही डीसी मशीन में भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां होगा? ये होगा आर्मेचर वाइंडिंग में। देखो, फील्ड वाइंडिंग अपना फ्लक्स बनाएगी, ये फ्लक्स आर्मेचर के कंडक्टर्स में मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और उस ईएमएफ की मुझे वैल्यू निकालनी है, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखना, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग कट्स आर्मेचर कंडक्टर्स and induces motional EMF in them, and such EMF is called induced EMF. Such EMF is called induced EMF. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए देखो कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फाई होता है अपना फ्लक्स पर पोल। ठीक है, फिर P is the number of poles। Z होता है अपना नंबर ऑफ कंडक्टर। A दैट इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और ये हमें पता है लैप और वेव वाइंडिंग के लिए अलग अलग आते हैं। ठीक है, N स्पीड इन आरपीएम, और IA भी लिख देता हूं, IA इज द आर्मेचर करंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर एक मशीन में P पोल्स हैं, ठीक है, हो सकता है 2 पोल हो, 4 पोल हो, 6 पोल हो, जितने भी पोल हैं, एक कंडक्टर जब पूरा रेवोल्यूशन लेगा तो वो हर पोल के नीचे से क्रॉस करेगा, तो वो कितना फ्लक्स कट करेगा? तो हम बोलते हैं फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन 1 रेवोल्यूशन। कितना फ्लक्स कट करेगा? हर पोल के नीचे 5 फ्लक्स है और एक रेवोल्यूशन में ऐसे वो P पोल्स को क्रॉस करता है, तो इट विल बी इक्वल टू P5। ठीक है, अब बात ये, जब फ्लक्स हमें मिल गया तो इससे ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ कैसे निकालते हो? NdΦ/dt। अब NdΦ/dt कैसे निकालोगे? तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? टाइम पर रेवोल्यूशन। भाई फ्लक्स तो मिल गया, बट इतने फ्लक्स को कितने टाइम में कट किया है? अब हम लोग कह रहे हैं n रेवोल्यूशन लेता है पर मिनट में, आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे? n/60। भाई 60 सेकंड में अगर n है तो एक सेकंड में कितने होंगे? n/60। इसका मतलब एक रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगा? दैट इज 60/n। दैट इज 60/n। मेरी बात क्लियर हुई? हमने सिर्फ क्या बोला कि P5 फ्लक्स को पास करने में कितना टाइम लगेगा? 60/n। कैसे निकाला? n रेवोल्यूशन पर मिनट मींस n/60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर n/60 है तो एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में? 60/n। तो dφ/dt ये कितना आ गया भाई? ये आ गया P5/60/n, यानी Pn/60। अब हम एक चीज जानते हैं कि कंडक्टर्स पैरेलल पाथ में डिवाइडेड होते हैं। मैंने बताया था ना, कुछ कंडक्टर सीरीज में आते हैं और ऐसी कई पैरेलल ब्रांचेस होती हैं। तो मुझे ये बताओ, वोल्टेज सीरीज में ऐड होगी या पैरेलल में?
इसका जवाब मैं मानता हूं सभी स्टूडेंट जानते होंगे, दैट वोल्टेज इज एडेड इन सीरीज। तो सीरीज में कितने कंडक्टर आएंगे? नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज। अगर टोटल कंडक्टर Z हैं और वो A पैरेलल पाथ में डिवाइड हो गए तो एक पाथ में कितने कंडक्टर बने? Z बाय A। तो टोटल EMF क्या हो गया? इट इज Pn phi बाय 60 इंटू Z बाय A। इसको ऐसे भी लिख देते हैं PZ बाय 60A इंटू फाइव इंटू एन। तो ये आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी मशीन। ठीक है, अब चाहते तो इसी ईएमएफ को निकालने का एक तरीका होता मोशनल ईएमएफ से भी। कैसे? ऑल्टरनेट मेथड पे मैं बात कर रहा हूं। किसी भी कंडक्टर में कितना ईएमएफ होता है? ईएमएफ पर कंडक्टर, ईएमएफ पर कंडक्टर होता है बी एल वी। इतना ही होता है ना, बी एल वी, वी क्रॉस बी डॉट डी एल करते हो। लेकिन अब हमें जो फ्लक्स सॉरी ईएमएफ चाहिए, ये फ्लक्स डेंसिटी की टर्म में नहीं, फ्लक्स की टर्म में चाहिए। तो मैं कहता हूं टोटल एरिया कितना लिया जाएगा? एक चीज समझना, टोटल एरिया लिया जाता है 2 पाई आर एल, या ये कह दो पाई डी एल। ऐसा क्यों लेते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेते हैं? देखो, जो पोल्स रखे जाते हैं, पोल्स ऐसे होते हैं ना अपने, और बीच में ये अपना रोटर होता है। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड रोटर को कहां कट करती है? ये भी तो देखो, इनकी मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे तो रोटर के कर्व्ड सरफेस एरिया को कट करती है ऐसे। इसीलिए क्या ले लेते हैं? एरिया, पाई डीएल। तो मैं इसीलिए क्या करता हूं, ये बात समझ आई कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया जाता है? तो मैं क्या करता हूं कि एरिया पर पोल निकाल लेता हूं पहले। ये तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, बट इतने में कितने पोल बने हुए हैं? पी। तो पाई डी एल बाय पी। तो हम ये कहते हैं बी क्या होगा? फाई, यानी फ्लक्स पर पोल ओवर एरिया पर पोल। भाई एक पोल के नीचे कितनी फ्लक्स डेंसिटी होगी? दैट इज फ्लक्स अंडर दैट पोल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट पोल, यानी फाई अपॉन पाई डी एल बाय पी। तो पी फाई बाय पाई डी एल। तो ईएमएफ पर कंडक्टर क्या हो गया? बी की जगह पी फाई बाय पाई डी एल इंटू वेलोसिटी, पी फाई वेलोसिटी बाय पाई डी। ये हो गया। अब बात है कि मुझे स्पीड लीनियर नहीं चाहिए, मुझे स्पीड किस में चाहिए? मुझे स्पीड यहां पे चाहिए एंगुलर में, जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट में। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर कोई भी चीज, कोई भी कंडक्टर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है आर रेडियस के अंदर, तो वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू आर, और रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, ओमेगा डी बाय 2। तो इसके हिसाब से ईएमएफ पर कंडक्टर क्या हो गया? पी फाई ओमेगा डी बाय 2 ओवर पाई डी, यानी पी फाई ओमेगा बाय 2 पाई। अब ये जो ओमेगा होता है ये किस यूनिट में होता है? रेडियन पर सेकंड में। अब रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में कैसे आएंगे? क्वेश्चन ये बनता है, रेडियन पर सेकंड से आरपीएम। देखो अब क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है? 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज 2 पाई बाय 60 रेडियन पर मिनट। ओके, सॉरी 2 पाई
रेडियन पर मिनट। तो 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, या ऐसा कर लो 60 आरपीएम बेसिकली, मैंने बस यहां क्या किया है 1 मिनट को 60 सेकेंड लिखा है, तो 60 आरपीएम इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा बाय 2 पाई ये हो जाता है n बाय 60 आरपीएम, या ऐसा कह दो ओमेगा इज 2 पाई n बाय 60। अब ये मैंने कैसे लिखा देखो, कि अगर n रेवोल्यूशन पर मिनट है तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे n बाय 60, और उसमें कितने रेडियन घूमेगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है तो n बाय 60 में कितना घूमेगा 2 पाई n बाय 60। तो ईएमएफ पर कंडक्टर क्या आएगा p फाई n बाय 60। टोटल ईएमएफ, कितने कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, अगर Z टोटल होते हैं तो सीरीज में होते हैं Z बाय A। तो दैट इज द इक्वेशन यूजिंग BLV। तो चाहो तो BLV से भी अप्रोच कर सकते हो, या इजियर मेथड जो मैंने बताया, मैंने तुम्हें d बाय dt से बताया। तो हमें सबसे पहली इक्वेशन यही याद रखनी है इन केस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर जो इक्वेशन मैंने बताई, क्या बताई है, PZ बाय 60A n इंटू 5, लेकिन मैंने ये भी बताया ना n बाय 60 ओमेगा बाय 2 पाई होता है, n बाय 60 की जगह ओमेगा बाय 2 पाई लिख दो तो ओमेगा 5, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, PZ बाय 2 पाई ए, इसको कह देते हैं KM, इट इज कॉल्ड एज मशीन कांस्टेंट, इसीलिए ईएमएफ को लिख देते हैं KM इंटू ओमेगा इंटू 5। लेकिन ये ध्यान रखना, जो मशीन कांस्टेंट लिया जाता है वो 2 पाई ए की टर्म्स में चलता है, वो 60 ए में नहीं चलता। यानी मशीन कांस्टेंट तब डिफाइन करोगे जब स्पीड रेडियन पर सेकंड में ले लो, रेदर देन की स्पीड को किस में रखा जाए, आरपीएम। तो इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है इन केस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। आगे चलें। अब दूसरी इक्वेशन जो मशीन के अंदर इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बोला था जब एनर्जी कन्वर्जन पढ़ाया था, कि मैग्नेटिक फील्ड का रोल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों डोमेन में आता है। कैसे आता है, इलेक्ट्रिकल डोमेन में वो वोल्टेज प्रोड्यूस करती है जिसको ईएमएफ कह देते हैं, और मैकेनिकल डोमेन में क्या प्रोड्यूस करती है, डेवलप्ड टॉर्क। इसीलिए दूसरी क्वांटिटी जो निकाली जाती है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क इक्वेशन। तो सेकंड चीज जो हमें कवर करनी है दैट इज योर टॉर्क इक्वेशन। अगेन जैसे हम ईएमएफ को दो तरीके से निकाले हैं, सेम वे में टॉर्क निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉर्क निकालते हैं पावर के टर्म्स में। तो हम कहते हैं कि डेवलप्ड पावर की बात करो पहले। अब पहले डेवलप्ड पावर का मीनिंग लिखना। डेवलप्ड पावर रिप्रेजेंट्स द पावर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल डोमेन और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। जो पावर एक्चुअल में एक डोमेन से दूसरे डोमेन जाती है उसी को डेवलप्ड पावर कहा जाता है, ठीक है। तो ये पावर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक डोमेन से दूसरे डोमेन में एंटर करती है। डेवलप्ड पावर निकालने के दो तरीके हैं, इलेक्ट्रिकल में निकलती है ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट से, और मैकेनिकल डोमेन में निकलती है टॉर्क इंटू स्पीड से। तो हम कहते हैं डेवलप टॉर्क कितना हो जाता है, ईएमएफ इंटू आई ए बाय ओमेगा। ईएमएफ हो जाता है पी जेड बाय 2 पाई ए इंटू फाई इंटू ओमेगा
इंटू आई ए बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पी जेड बाय 2 पाई ए इंटू फाई इंटू आई ए। अब देखो पी जेड बाय 2 पाई ए मशीन कांस्टेंट आ गया ना, के एम फाई आई ए। इसीलिए जो डेवलप टॉर्क है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, तो मेरी बात ये वाली क्लियर हुई कि किस तरीके से हमने डेवलप टॉर्क निकाल दिया है यहां पे। ठीक है ना, तो डेवलप पावर का कॉन्सेप्ट याद रखना, मशीन कोई भी हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय करंट गिव्स अस द डेवलप्ड पावर, दैट इज पावर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने बोला एक मेथड है जिसमें कि पावर कंजर्वेशन से अप्रोच कर लिया। डेवलप्ड पावर के हमेशा दो फॉर्मूले होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डोमेन में और एक मैकेनिकल में। मैकेनिकल में टॉर्क और स्पीड की टर्म्स में, इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ और करंट की टर्म्स में। अब दूसरा एक्सप्रेशन टॉर्क का बेसिक से अगर हम लोग डिराइव करें, यानी कि फोर्स से डिराइव करें। देखो कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है, ये रोटेट कर रहा है और इसको कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर मिल रही है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कुछ ना कुछ करंट कैरी कर रहा है, जैसे मान लो आई सी कैरी कर रहा है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स किसी कंडक्टर पे कैसे निकलता है? इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी। मैं कह रहा हूं एक कंडक्टर का फोर्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है जब सब चीजें परपेंडिकुलर होती हैं, तो आई एल बी। लेकिन एक कंडक्टर में कितना करंट जाएगा? सारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि कंडक्टर्स पैरेलल पाथ में डिवाइडेड होते हैं। तो एक कंडक्टर या एक कॉइल का करंट होता है आई ए बाय ए एल बी। ये आ गया फोर्स। लेकिन जब टॉर्क की बात करते हैं, देखो अगर फोर्स ही निकालना है, डायरेक्शन देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, देखो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, करंट अंदर है, तो करंट अंदर है, ब्लैक वाला मार्कर अंदर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, आई क्रॉस बी। आई क्रॉस बी कैसे आ रहा है? लेफ्ट। तो इस पे जो फोर्स आएगा ना वो ऐसे आएगा। लेकिन टॉर्क निकालने का तरीका क्या होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। रेडियस कितना होता है? डायमीटर बाय 2। तो मैं कहता हूं टॉर्क क्या होगा? एफ कंडक्टर इंटू आर और एफ कंडक्टर इंटू डी बाय 2। ये हो जाएगा टॉर्क। तो जब हम टॉर्क यहां पे निकालते हैं तो करंट फोर्स आ रहा है आई ए बाय ए एल बी, ठीक है, और टॉर्क के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी बाय 2 से, तो आई ए एल डी बी बाय 2a। लेकिन मुझे जो फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए वो फाई में चाहिए। अब याद करो, अभी मैंने बी और फाई का रिलेशन बताया था ना, मैंने कैसे निकालता? बी इज फ्लक्स पर पोल ओवर एरिया पर पोल, 2 पाई आर एल टोटल एरिया था। तो टॉर्क में अगर वैल्यू पुट कर दो, तो डीएल से डीएल कैंसिल हो गया, तो फाई आई ए पी बाय 2a पाई। लेकिन ये तो एक कंडक्टर का हुआ, ऐसे कितने कंडक्टर हैं अपने पास? Z। अगर हर एक कोई सेम टॉर्क फील करता है तो डेवलप टॉर्क क्या होगा? एक कंडक्टर का टॉर्क इंटू Z, यानी फाई आई ए जेड बाय 2 पाई इंटू पी बाय ए। या अगर मशीन कांस्टेंट की टर्म में लिखना है, पी जेड बाय 2 पाई ए इंटू फाई इंटू आई ए। तो बेसिक ईएमटी वाले मेथड से भी जा सकते हो, या इजियर मेथड टॉर्क निकालने का होता है पावर की टर्म्स में, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? तो मैं ईएमएफ और टॉर्क में तुम्हें समराइज करा देता हूं कि क्या चीजें याद रखनी है जिससे कि आगे के लिए दिक्कत ना आए। तो ये दो सबसे पहले इक्वेशन है अपनी डीसी मशीन की, ठीक है। तो ईएमएफ के दो फॉर्मूले हमने देखे,
PZ/60A इंटू फाई इंटू N और PZ/2πA फाई ओमेगा। टॉर्क PZ/2πA फाई IA और डेवलप्ड पावर EMF इंटू IA या फिर टॉर्क इंटू ओमेगा। बात बराबर है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीसी मशीन, क्योंकि सबसे पहले दो फॉर्मूले डीसी मशीन के अंदर यही जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करना। फाइंड एम्पियर टर्न्स पर पोल ऑफ फील्ड एक्साइटेशन, एम्पियर टर्न्स पर पोल ऑफ फील्ड एक्साइटेशन required for a single gap of two pole DC generator with following specification, ठीक है। सिंगल गैप ऑफ टू पोल डीसी जनरेटर विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन लिखना 200 वोल्ट ऑन नो लोड एट 2000 आरपीएम, 200 वोल्ट नो लोड पे एट 2000 आरपीएम, ठीक है। अगला आर्मेचर लेंथ 32 सेंटीमीटर, अगला एयर गैप लेंथ 0.8 सेंटीमीटर, अगला पोल आर्क 32 सेंटीमीटर और अगला आर्मेचर कंडक्टर 200, आर्मेचर कंडक्टर 200, ठीक है। देखें भाई, तो सभी लोग एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आइडियली इसके अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट लगने चाहिए, वैसे तो ये 2 या 3 मिनट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें टाइम लग सकता है। अब जो लोग ट्राई कर चुके हैं या सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैं सोल्यूशन के बारे में बात करता हूं। तो इसने जो हमें नो लोड वोल्टेज दिया है, ये नो लोड वोल्टेज क्या है, ये एक्चुअल में ईएमएफ है, ठीक है। तो इसने बताया 200 वोल्ट है, और उसमें स्पीड कितनी बता दी है 2000 आरपीएम, पी बताया 2 पोल बोला था, कंडक्टर है 200, ठीक है। अब पोल्स दो हैं, अब बात है ना तो इसने ये बताया लैप वाइंडिंग है, ना ही ये बताया वेव वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, पोल्स के बराबर यानी 2, और वेव वाइंडिंग में 2 ही होते हैं। इसीलिए उसने तुम्हें लैप या वेव के बारे में नहीं बोला, क्योंकि लैप या वेव हो ये तो 2 ही आएगा। फ्लक्स नहीं जानते हो लेकिन स्पीड जानते हो 2000 आरपीएम। तो यहां से फाई कितना हो गया 200, ये कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 60/2000 दैट इज 3/200, 1.5/100 0.015 वेबर। तो ये आ जाता है अपना फ्लक्स पर पोल। कंडक्टर 200 ही बताए थे ना, हाँ कंडक्टर 200 हमें बताए गए हैं, तो डेटा में तो कुछ गलती नहीं हुई है ना। एक सेकेंड, ये 0.03 बनेगा ना, हाँ 6/2 3 आएगा 0.03 वेबर। लेकिन इसने पूछा ये नहीं है, इसने पूछा क्या है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स का मतलब क्या है एमएमएफ, और हमने क्या निकाला है फ्लक्स। अब एमएमएफ और फ्लक्स में कैसे रिलेशन निकाल सकते हो, कि पहले बी निकाल लो, बी होता है फ्लक्स बाय एरिया। अब एरिया निकालने के लिए इसने क्या क्या बताया, इसने पोल आर्क बताई है और इसने हमको यह बताया है कि कितना आर्मेचर का लेंथ है। बट मुझे एरिया किसका चाहिए यहां पे, एरिया ऑफ ईच पोल मुझे जानना है। अब जरा समझना कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एरिया कैसे लेते हैं। देखो इस टाइप का पोल होता है ना, इस टाइप से पोल होता है। अब क्या होता है, इस पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है,
इस पोल के परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है तो कौन सा एरिया होगा? वो ये वाला एरिया होगा। मैं शेड कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया ये वाला होता है, यानी पोल का नीचे वाला एरिया। उसमें उसने तुम्हें आर्मेचर लेंथ बता दी है और उसने तुम्हें पोल आर्क बता दिया है। ये पोल आर्क क्या होता है? एक पोल का एरिया। अब आर्मेचर लेंथ और पोल आर्क मल्टीप्लाई करके एरिया आ सकता है, तो बी कितना हो गया? 0.03। अब उसने क्या क्या डेटा दिया है? पोल आर्क मेरे ख्याल से 32 सेंटीमीटर बताया और आर्मेचर लेंथ 32 और पोल आर्क भी 32। तो इसमें पोल आर्क ना 30 सेंटीमीटर कर लेना, 32 की जगह डेटा चेंज कर लेना, डेटा में मिस्टेक है, 30 सेंटीमीटर कर लो। 0.3 इंटू 0.32, ये बी आ जाएगा। अब एयर गैप में जो बी होता है उसको कैसे लिखोगे? म्यू नॉट एच, तो एच आ जाएगा। और एमएमएफ हमेशा होता है एच इंटू एयर गैप, यानी 0.1 बाय 0.32। ये तो हो गया बी। मैंने 0.03 और 0.3 कैंसिल कर लिए। बाय म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और एयर गैप बताया 8 सेंटीमीटर, तो 0.08। तो यहां से तुम्हारे पास एमएमएफ आ जाएगा और उसी को बोलोगे एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए 919900 एम्पियर टर्न्स। तो बस मैंने क्या किया है, मैंने फ्लक्स से एमएमएफ बनाया है। चाहते तो रिलक्टेंस से भी जा सकते थे। रिलक्टेंस लिखते एल बाय म्यू ए, एल यहां पे होता एयर गैप और एरिया यही होता पोल आर्क इनटू लेंथ ऑफ द आर्मेचर। जितनी लेंथ आर्मेचर की होती है उतनी ही लेंथ पोल की होगी, क्योंकि पोल्स का काम है आर्मेचर को चारों तरफ से कवर्ड रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करना पड़ेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, आगे चलें। तो ये देखो, दो इक्वेशन हमने डिराइव कर ली हैं मशीन के लिए, ईएमएफ और टॉर्क की। और देखो, कितनी भी रोटेटिंग मशीन हो ना, उनके अंदर ईएमएफ और टॉर्क जानना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दो ही क्वांटिटीज जनरेट करती है। अब इसके बाद देखो हम लोग किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में, कि अगर डीसी मशीन का सर्किट बना लूं तो उसका पूरा एनालिसिस मैं परफॉर्म कर सकता हूं। तो इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट पहले समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट लिख लेना, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। तो सबसे पहली डीसी मशीन लिखो, परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, इसका मतलब यह होता है कि जो डीसी मशीन हम यूज कर रहे हैं उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें कोई वाइंडिंग नहीं है, वहां कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, बल्कि उसकी जगह क्या है? परमानेंट मैग्नेट। तो ये लिखना, इफ द फील्ड मैग्नेट्स are permanent magnets instead of electromagnet, are permanent magnet instead of electromagnet, then it is said to be PMDC, PMDC machine, permanent magnet DC machine। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर्किट के अंदर? इसकी फील्ड वाइंडिंग नहीं दिखाई जाती, तो ये जो आर्मेचर होता है ना, इसमें ऐसे सी टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं और ये हो जाती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। ठीक है, अब इसकी जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है वो अगली कैटेगरी में हम देखेंगे, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की जब मैं बात करूंगा तो जो इक्वेशन उसकी होंगी सेम इक्वेशन हमारी परमानेंट मैग्नेट की होगी। तो अगली मशीन लिखना, अगली कैटेगरी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अब सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब यह होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइटेशन के लिए अलग से एक डीसी सोर्स दिया गया है। आर्मेचर और फील्ड दोनों पे सोर्सेस अलग अलग कनेक्टेड हैं। तो इसमें लिख लेना, इफ द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड फ्रॉम अ सेपरेट सोर्स अदर देन आर्मेचर,
देन इट इज सेड टू बी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग पे सोर्स अलग लगता है। अब फील्ड वाइंडिंग पे सोर्स दो तरह का लगा सकते हो, या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लेना, इफ द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय अ करंट सोर्स देन इट इज सेड टू बी करंट एक्साइटेड, and if it is excited from a voltage source then it is said to be voltage excited। ठीक है, दो तरह की एक्साइटेशन हो सकती हैं। अब देखो, जब इक्वेशन लिखते हैं ना किसी भी मशीन की, तो दो इक्वेशन पॉसिबल होती हैं, एक तो जनरेटर के तौर पे और एक मोटर के तौर पे। तो कैसे दिखाते हैं, देखो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो कर रहा है, अब ये मशीन का आर्मेचर है और ये मशीन की टर्मिनल वोल्टेज है। आर्मेचर में ईएमएफ भी होता है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी होता है। जनरेटर है तो करंट बाहर जाएगा। तो ये वाला केस किसका मैं ले रहा हूं, जनरेटर। तो इसके अंदर अगर केवीएल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं V इक्वल टू EA वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस माइनस ब्रश ड्रॉप। क्योंकि जो ब्रशेज हैं उसमें ही मैंने बताया था ना, कार्बन ब्रश का ड्रॉप 2 वोल्ट लेते हैं। अगर गिवन है तो इस टर्म को लेना, वरना सिंपली लिख देना V माइनस IA RA। और यही सेम इक्वेशन तुम्हारी चलेगी इन केस ऑफ PMDC मशीन, इसीलिए वहां मैंने अलग से नहीं लिखवाया। अब ऐसे ही अगर ये मोटर होती तो क्या चेंज करते मोटर के अंदर, फील्ड वाइंडिंग तो ऐसे ही रहने दो। मोटर जो है पावर एब्जॉर्ब करती, पावर डिलीवर नहीं करती। ठीक है, मोटर कौन सी पावर एब्जॉर्ब करती, इलेक्ट्रिकल पावर। अगर पावर एब्जॉर्प्शन दिखाना है तो V से करंट लीव ना करते हुए V से एंटर करेगा, और आर्मेचर में क्या होगा, EA और RA। अब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो IA की जगह यहां माइनस IA पुट कर दो, या ये कह दो कि करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो V वाली वोल्टेज हाई होगी। करंट रिवर्सल से ब्रश ड्रॉप भी रिवर्स हो जाएगा। ब्रश ड्रॉप भी आता IA की वजह से ही है, बट वो कांस्टेंट होता है। जो VBD है ना, ये ब्रशेस के रेजिस्टेंस का ड्रॉप है। तो अगर IA रिवर्स हो गया तो IA RA भी रिवर्स होगा और VBD भी रिवर्स होगा। तो ब्रश ड्रॉप इज ड्यू टू ब्रश रेजिस्टेंस, बट ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट VBD इज टेकन एज कांस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन किसकी हो गई, मोटर की। तो जनरेटर और मोटर की इक्वेशन में क्या डिफरेंस आता है, जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज से करंट लीव करता है, मोटर में टर्मिनल वोल्टेज से करंट मशीन में एंटर करता है। या ये कह दो, जनरेटर में करंट ईएमएफ से V की तरफ जाता है, मोटर में V से ईएमएफ की तरफ आता है। ठीक है, तो ये बात हुई सेपरेटली एक्साइटेड की, यानी इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से एक्साइट किया है। अगला लिखो, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, तो इसमें लिखना, इफ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर एक्साइटेड बाय अ कॉमन सोर्स, if armature and field winding are excited by a common source, then machine is said to be self excited, then machine is said to be self excited। अब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग साथ में कनेक्टेड हैं, एक ही सोर्स से कनेक्टेड हैं, लेकिन साथ में कनेक्शन की दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो पहला लिखो, शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। शंट एक्साइटेड का मतलब यह होता है कि जो डीसी मशीन है उसकी फील्ड वाइंडिंग पैरेलली जोड़ी गई है आर्मेचर के। देखो इस टाइप से ये पैरेलल जुड़ गई ना, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा RF, करंट होगा IF। रेजिस्टेंस RF, करंट IF। अब ये जो करंट है ना, इसको IA नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे IL, लाइन करंट।
जो वायर में फ्लो कर रहा है, और आर्मेचर में जो जा रहा है दैट इज आई ए। फील्ड वाइंडिंग कोई करंट नहीं डिलीवर कर सकती, ये बात ध्यान रखना। फील्ड वाइंडिंग सिर्फ करंट को एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि वाइंडिंग या एक कॉइल एक पैसिव एलिमेंट है। अ कॉइल कैन नॉट डिलीवर एनर्जी, इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन तो सेम रहती है जो अभी हमने लिखी थी ना वोल्टेज की, वो इक्वेशन सेम है। बट यहां पे क्या होगा, इस वाली नोड पे अब केसीएल भी लगा सकते हो दोनों मशीन के अंदर। पहली वाली मशीन में केसीएल लगाओगे तो देखो क्या बोलोगे, आई ए इज आई एल प्लस आई एफ। सही बात है, आई ए बाहर जा रहा है या आई ए डिलीवर्ड करंट है और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई एल और आई एफ। इधर क्या बोलोगे, आई एल आ रहा है और दो हिस्सों में जा रहा है, आई ए प्लस आई एफ। अब डीसी जब लेते हो सप्लाई, डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो कॉइल एक रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करती है। तो ये भी लिख लो, विद डीसी सप्लाई इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज शॉर्टेड एंड द वाइंडिंग बिहेव्स एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए ये जो IF है इसको सिंपली लिख दिया जाता है V बाय RF। ये जो IF है इसको सिंपली लिख दिया जाता है V बाय RF। तो ये सर्किट याद रहना चाहिए। देखो डीसी मशीन का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो वो कभी तुम्हें सर्किट ड्रॉ करके नहीं देगा, वो सिर्फ बोलेगा शंट, सीरीज, कंपाउंड, कुछ भी बोलेगा, सर्किट तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए सर्किट समझो और उसके बाद केवीएल केसीएल कैसे लगेगा। अगर तुम सर्किट एग्जाम में नहीं भी ड्रॉ करते तब भी तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये सर्किट है तब तुम भी ये इक्वेशन तब भी डायरेक्टली लिख सकते हो। तो डीसी मशीन के अंदर प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये सर्किट दिमाग के अंदर इतना डिटेल में बैठ जाए कि बिना इसको ड्रॉ किए तुम ये इक्वेशन लिख पाओ। ठीक है, तो ये शंट एक्साइटेड समझ आया। अगला लिखो, सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन यानी कि फील्ड वाइंडिंग को अगर आर्मेचर के सीरीज में लगाएं तो अब ये शंट को रिप्लेस कर दो, इसको कहां जोड़ना है, सीरीज में। देखो अब कैसे जोड़ते हैं, सिंपल तरीका क्या होता है, ऐसे दिखा दो। ये आ गई ना फील्ड वाइंडिंग, इधर जाने वाला करंट आई एल, ये हो गया V, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको RSE कहते हैं, सीरीज। ठीक है, सॉरी, इधर से आने वाला करंट। ऐसे ही क्या होता है, इधर से भी ये टर्मिनल्स रिमूव करो, ये EA आ रहे हम लोग बाहर लिख लेते हैं, और ये वाइंडिंग आ गई सीरीज में। IL और RSE। अगेन देखो जो वाइंडिंग है जब वो डीसी करंट उसके अंदर फ्लो करेगा तो उसका इंडक्टेंस का तो कोई रोल आएगा ही नहीं, वो सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगी, एक रेजिस्टेंस। दूसरी बात, अब यहां केसीएल का कोई फंडा नहीं रह गया, पूरा सर्किट कैसे हो गया, सीरीज। इसीलिए क्या कहोगे, IA इक्वल टू IL इक्वल टू फील्ड करंट, ऐसे ही IL इक्वल टू IA इक्वल टू फील्ड करंट, तीनों करंट बराबर हैं। अब IF का तो यहां कोई फंडा है नहीं, लेकिन अब क्या होगा, ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया इसकी वजह से भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो होगा IA RSE, वो होगा IA RSE। इसीलिए बहुत बार क्या करते हैं ना, जो RA और RSE हैं इनको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गए। तो फील्ड वाइंडिंग जब सीरीज में लगती है
देयर इज एन एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। और लोड करंट या लाइन करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, सारे करंट बराबर होते हैं। तो ये लिख भी लेना, इन सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन लाइन करंट कॉमा आर्मेचर करंट कॉमा फील्ड करंट आर ऑल इक्वल, ठीक है, सारे करंट बराबर होते हैं। अब इसके बाद अगला लिखो, कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन, कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। अब कंपाउंड एक्साइटेड का मतलब ये होता है जिसके अंदर सीरीज और शंट दोनों आ जाए, ठीक है, तो उस मशीन को कहते हैं कंपाउंड एक्साइटेड। अब यहां से देखो मुझे शंट वाइंडिंग जोड़नी है, तो शंट वाइंडिंग जोड़ूंगा कैसे उस पर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड में क्या कैटेगरी है। तो कंपाउंड के अंदर पहले एक पॉइंट लिखो, इफ द मशीन कंटेन्स बोथ सीरीज एंड शंट field winding, then it is said to be compound excited. Then it is said to be compound excited. Next point, based on the connection of series and shunt field winding, compound excited machine can be classified, compound excited machine can be classified in two categories. इन टू कैटेगरी, कंपाउंड एक्साइटेशन को भी दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला लिखो शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। इसमें लिखना द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर्मेचर एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज with a series field winding। तो इसका क्या मतलब है, पहले आर्मेचर के पैरेलल में शंट वाली फील्ड को जोड़ो और पैरेलल जोड़ने के बाद शंट का आरएसएच लिख दिया, पैरेलल जोड़ने के बाद में सीरीज जोड़ो, तो आर्मेचर के डायरेक्टली पैरेलल में कौन आ जाती है, शंट वाइंडिंग, बाद में आती है सीरीज। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, इस तरह की मशीन के अंदर ना एक वोल्टेज मैं और डिफाइन कर देता हूं, लेट अस से V1, लेट अस से V1। अब सबसे पहले KVL लगा के मुझे ये बताओ ये V1 कितना है, V की टर्म्स में V1 है V प्लस IL RSE। ऐसे यहां लिखोगे V1 कितना है, V माइनस IL RSE, यही है ना, वोल्टेज ड्रॉप RSE वाला लेकर के। और दूसरी बात, अब देखो IL और IA बराबर नहीं है, क्योंकि RSH में जो करंट जाएगा वो दोनों को अनइक्वल बनाएगा। अब KCL बताओ जरा, KCL इक्वेशन क्या होगी, यहां पे लगाओ KCL, IA कितना होगा, ये होगा IL प्लस ISH। यहां लगाओ IA कितना होगा, IL कितना होगा, IA प्लस ISH। टोटल आ रहा है IL, दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है। और ISH कैसे निकालोगे जरा बताना, सर्किट देखो बताओ जरा, ISH कैसे आएगा, ये होगा V1 बाय RSH, ऐसे यहां पे ISH होगा V1 बाय RSH। अब KVL इक्वेशन बताओ लास्ट, KVL जो लगाओगे वो V से मत लगाना, फिर किससे लगाओगे, V1 से। V1 इज EA माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप, और RSE वाला ड्रॉप तो V1 में काउंट हो गया। ऐसे V1 इक्वल टू EA प्लस IARA प्लस ब्रश ड्रॉप, और IL RSE वाला काउंट अलग कर लिया। तो देखो इसमें कुछ भी ऐसा दिमाग वाला काम नहीं है, ये बेसिक ही चीज है, जस्ट KVL KCL लगा रहा हूं। अगर कुछ भी ना समझ आए ना, ये जो फिगर हमने आर्मेचर की बना रखे इसको हटा के दो चीजें बना लेना, एक वोल्टेज सोर्स EA और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस और एक ब्रश ड्रॉप के लिए बैटरी, तीन चीजें हो जाएंगी,
ईएमएफ का एक वोल्टेज सोर्स, एक आरए और एक ब्रश ड्रॉप की बैटरी, तब भी कर सकते हो। जैसे ये वाला मान लो सर्किट है, मोटर के केस में ऐसे दिखा दो, ये वीबीडी, आरए और ये आईए, ठीक है। और जनरेटर के केस में ऐसे दिखा दो, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना कि इक्वेशन कैसे लिखनी है। ये वीबीडी, आरए और ये आईए, ऐसे दिखा देना। बस ये ध्यान रखना, आरए का जो ड्रॉप है और जो वीबीडी है उसकी पोलैरिटी सेम रखनी है, तो करंट के हिसाब से वीबीडी की पोलैरिटी भी बदल जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ शॉर्ट शंट। अब इसमें अगला लिखो, अगली वेरिएशन, लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन। लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन, इसमें लिखना द सीरीज फील्ड वाइंडिंग is added in series with armature. The series field winding is added in series with armature, and the shunt field winding is connected across the series combination. Shunt field winding is connected across series combination. यानी कि पहले सीरीज वाली वाइंडिंग कनेक्ट करो और बाद में शंट वाली। तो चेंज क्या हो जाता है, देखो चेंज ये कनेक्शन हो जाता है, बात समझ रहे हो। अब शंट वाली जो है ना, दोनों के सीरीज के पैरेलल में आई है और इसीलिए इसको लॉन्ग बोला। एक तरह से देखो ना, कनेक्शन बड़ा हो गया ना शंट वाइंडिंग का, इसीलिए उसको लॉन्ग बोला, और जब सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में आई तो शॉर्ट बोला। अब देखें जरा इक्वेशन में क्या क्या चेंज होगा। अब पहली बात तो जब केवीएल लगाओगे तो ये V1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वाइंडिंग में भी कितना करंट है, IA, और इसमें भी कितना करंट है, IA, तो ये V1 हटा सकते हो। अब जरा केवीएल लगा के बताओ। सबसे पहले यहां V आ जाएगा, EA माइनस IARA माइनस VBD माइनस IARSC, ऐसे V इक्वल टू EA प्लस IARA प्लस VBD प्लस IARSC। शंट का करंट, अब देखो शंट वाइंडिंग सीधी V के अक्रॉस जुड़ी है, तो ये V बाय RSH होगा, V1 नहीं आएगा। IL तो सेम रहेगा, IA रहेगा IL प्लस ISH, और इधर IL रहेगा IA प्लस ISH, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, और ये V1 वाली इक्वेशन रिमूव हो जाएगी। अब कोई V1 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। V1 एक वोल्टेज हमें किस में डिफाइन करनी पड़ गई, शॉर्ट शंट में। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लॉन्ग शंट, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन तो बना लोगे ना। शॉर्ट शंट में ऐसे याद रखना कि शंट वाइंडिंग छोटी होती है तो सीधी आर्मेचर पे जोड़नी है, और लॉन्ग में याद रखो शंट वाइंडिंग लंबी होती है तो लास्ट में जाके जोड़ोगे। अगर इतना ध्यान रखते हो तो बहुत इजीली ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस कहां आ रहा है, एक तो चलो ठीक है कि शंट वाइंडिंग के कनेक्शन में डिफरेंस आ रहा है। अगर परफॉर्मेंस वाइज मैं बात करूं तो लॉन्ग शंट मशीन का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट शंट, ठीक है। उसका रीजन ये है कि सीरीज वाइंडिंग में जाने वाला करंट ज्यादा होता है। तो एक पॉइंट ये लिखो, द वोल्टेज ड्रॉप इन लॉन्ग शंट मशीन इज मोर, voltage drop in long shunt machine is more as compared to short shunt machine, ठीक है। और अगर करंट ज्यादा जा रहा है तो लॉसेस भी ज्यादा आएंगे। तो अगला पॉइंट, लॉसेस इन लॉन्ग शंट मशीन आर हायर देन शॉर्ट शंट मशीन, लॉसेस भी ज्यादा, वोल्टेज का ड्रॉप भी ज्यादा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या होता है, कंपाउंड मशीन को ही क्लासिफाई करने के एक और तरीका है। एक तो तरीका यह था कि शंट वाइंडिंग कहां जोड़ोगे, आर्मेचर के पैरेलल या आर्मेचर और सीरीज के पैरेलल। दूसरा होता है ये जो शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स बना रही हैं या मैग्नेटिक फील्ड बना रही हैं, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही हैं या दोनों मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं।
तो इसमें लिखना अदर वे ऑफ क्लासिफाइंग कंपाउंड मशीन is based on relative orientation of magnetic field of shunt field winding and series field winding। ठीक है, अब इसके बेसिस पे दो कैटेगरी बनती हैं। तो फर्स्ट लिखना क्यूमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मशीन, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मशीन। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स आएगा वो शंट और सीरीज का ऐड होके आएगा। ठीक है, दोनों का ऐड होके आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें लिखो इफ द मैग्नेटिक फील्ड of series and shunt field winding is in the same direction and both are added, then it is said to be cumulatively compound machine। ठीक है, दोनों ऐड होंगे तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड। दूसरा लिखो डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन, डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन। अब इसमें लिखना if the shunt and the series magnetic field are in opposite directions, shunt और series की magnetic field अगर opposite direction में हो and both are subtracted, then it is said to be differentially compound machine। ठीक है, तब डिफरेंशियल कहते हैं। तो उस केस में हम क्या कह देते हैं कि फील्ड वाइंडिंग का टोटल फ्लक्स शंट माइनस सीरीज होगा। तो ये जो डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव है ये कंसेप्चुअल है, और जो सर्किट वाइज है वो है शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। अगला पॉइंट लिखना क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कंपाउंडिंग, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कंपाउंडिंग। ब्रैकेट में लिखना NSH एंड NSE, NSH एंड NSE, यानी शंट के टर्न्स और सीरीज के टर्न्स को कंपेयर करके लेवल ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। तो पहला लिखो ओवर कंपाउंड, सेकंड अंडर कंपाउंड और थर्ड लेवल कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की तब तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ आएगी ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड क्या है। अभी बस मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि एनएसई की अगर बात करें तो ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, इसमें एनएसई कम होता जाता है। ठीक है, तो सीरीज टर्न्स जितने कम लोगे उतना ही क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ कंपाउंडिंग कम। तो सीरीज टर्न्स बढ़ा देने से क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन ये तीनों किस में पढ़ेंगे हम, क्यूमुलेटिव कंपाउंड में, डिफरेंशियल में नहीं। ये तीनों कैटेगरी क्यूमुलेटिव के लिए है। ठीक है, यहां तक बात बहुत बढ़िया से क्लियर है। तो कंपाउंड मशीन के सर्किट पे क्लासिफिकेशन है, तो न्यूमेरिकल आएगा तो लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट की बात करेगा, और थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो वो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल की बात करेगा। तो कुछ एक थ्योरी क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो, अ कंपाउंड जनरेटर इज रनिंग इन क्यूमुलेटिव मोड, अ कंपाउंड जनरेटर इज रनिंग इन क्यूमुलेटिव मोड and generated EMF is 220 volt, generated EMF is 220 volt. Suddenly series winding is shorted, what happens to induced EMF, what happens to induced EMF? इन क्वेश्चन में 30 सेकेंड टू 1 मिनट आप लोगे और आंसर बताना है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके सभी लोग सोचो कि क्या आना चाहिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं।
क्यूमुलेटिव कंपाउंड का मतलब है कि फ्लक्स है phi प्लस phi अगर सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट कर दोगे तो वाइंडिंग में से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट शॉर्टिंग में से चला जाएगा, जिस कारण से सीरीज का फ्लक्स जीरो। तो फाई हो गया phi यानी रिड्यूसेस, पहले दो का सम था अब एक ही रह गया तो क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो ईएमएफ हम जानते हैं प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, तो ईएमएफ भी क्या हो गया, रिड्यूस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अगला क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड जनरेटर इज रनिंग इन डिफरेंशियल मोड एंड सडनली सीरीज वाइंडिंग इज शॉर्टेड। Suddenly series winding is shorted if EMF developed earlier is 220 volt. What is the new EMF? What is the new EMF? यानी बढ़ेगा या कम होगा। अब इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। अगर डिफरेंशियल कंपाउंड होगा तो क्या इफेक्ट होगा, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा, डिफरेंशियल में माइनस होगा, सीरीज वाइंडिंग शॉर्ट करने का मतलब अगेन ISC जीरो, जिससे phi SC जीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया phi SH। पहले दो का डिफरेंस था अब एक रह गया, तो ये क्या हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से EMF भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो EMF अब 220 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब एक बार इसका तीसरा क्वेश्चन लिखो, इन डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन what would have happened if shunt winding was opened? If shunt winding was opened. इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर ट्राई कर चुके हो या सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो देखें। अब मैंने बोला कि सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट ना करते हुए हमने उल्टा काम किया। हमने क्या किया, शंट वाइंडिंग को ओपन कर दिया। अगर शंट वाइंडिंग ओपन हो गई तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसका फ्लक्स जीरो, तो फाई आ जाएगा माइनस फाई SE, जिसका मतलब कि फ्लक्स हो गया रिवर्स, नेगेटिव हो गया ना, फ्लक्स हो गया रिवर्स, तो EMF भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो अगर तुम सीरीज की जगह शंट वाइंडिंग हटाओगे तो फ्लक्स और EMF दोनों ही रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हुई। और फ्लक्स और EMF दोनों रिवर्स हो जाते हैं तो देयर इज अ चांस दैट देयर मे नॉट बी वोल्टेज बिल्डअप। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप वाली बातें कैरेक्टरिस्टिक में करेंगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ्लक्स रिवर्स होने से क्या नुकसान हो सकता है, कि वोल्टेज बिल्डअप होगा या नहीं। अगला क्वेश्चन, अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, अब मोटर पे आ गए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर develops a torque of 200 Newton meter and speed of 1500 RPM if suddenly series winding is shorted or shunt winding is opened. What happens to developed torque and speed? What happens to developed torque and speed? Again वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब देखो, अगर सॉल्यूशन डिस्कस करें तो मोटर के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो EMF होता है वो VT से आता है और जनरेटर में VT EMF से आता है। यानी मोटर में पहले VT आएगा और उसकी वजह से क्या बनेगा, EMF, और जनरेटर में पहले EMF आएगा और उससे क्या बनेगा, VT। तो मोटर के अंदर अगर कभी ऐसा एनालिसिस करना है तो EMF को कांस्टेंट मान सकते हो। अब देखो, सबसे पहली बात, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का मतलब है दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर सीरीज को शॉर्ट करोगे तो phi SE जीरो होगा,
और शंट को अगर ओपन करोगे तो फाई एस एच 0 होगा। बट दोनों ही केसेस में एक भी चीज 0 हुई तो फाई डिक्रीज होगा। अब मोटर्स के केस में क्या याद रखोगे? ईएमएफ डिपेंड्स ऑन वीटी। तो जब तक वीटी नहीं बदला जाए तो ईएमएफ को भी क्या मान सकते हो? कांस्टेंट। अगर ईएमएफ को भी कांस्टेंट मान लिया तो जो स्पीड होती है, ईएमएफ होता है km फाई ओमेगा, यही होता है, ठीक है। तो अब फाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज। और टॉर्क होता है km फाई IA। फाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो टॉर्क डिक्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जनरेटर में ईएमएफ ओमेगा से निकालते हैं और मोटर में ओमेगा ईएमएफ से निकालते हैं, उल्टा जाते हैं जस्ट। जनरेटर के ईएमएफ को कांस्टेंट नहीं मान सकते, बट मोटर का ईएमएफ वीटी के हिसाब से कांस्टेंट माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द प्रीवियस मोटर इज डिफरेंशियली कंपाउंडेड? प्रीवियस मोटर इज डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ये है डिफरेंशियल कंपाउंड का। अब मान लो शंट वाइंडिंग ओपन करते, ISH 0 फाई SH 0, तो फाई कितना हो गया? माइनस फाई SE। अगर फ्लक्स रिवर्स हो गया तो EMF तो कांस्टेंट मान के चलना है ना मोटर के केस में, तो ओमेगा ये है EMF बाय KM फाई। फाई रिवर्स हो गया तो ओमेगा भी रिवर्स, और टॉर्क है km फाई IA। फाई रिवर्स तो टॉर्क भी रिवर्स, ठीक है। तो मोटर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और अगर सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया होता इसमें दोनों केस अलग अलग बनेंगे साइन की वजह से। तो ISE 0 होता, फाई SE 0 होता, और इसके वजह फाई कितना होता? फाई SH। फाई इंक्रीज कर गया, पहले सब्ट्रैक्शन था, फाई SH आ रहा है। फाई अगर इंक्रीज कर गया, EMF तो कांस्टेंट था, तो ओमेगा EMF बाय KM फाई डिक्रीज करेगा, टॉर्क KM फाई IA टॉर्क इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों केस अलग अलग हो जाएंगे शंट और सीरीज के, जबकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड में दोनों का रिजल्ट सेम आया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी चेंज द मोड ऑफ कंपाउंडिंग? हाउ कैन वी चेंज द मोड ऑफ कंपाउंडिंग? यानी डिफरेंशियल से क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव से डिफरेंशियल, ये कैसे कर पाएंगे? एक बार अगेन वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अब देखो, जब मोड ऑफ कंपाउंडिंग चेंज करने की बात आती है तो हमें क्यूमुलेटिव में दोनों फ्लक्स ऐड होने चाहिए और डिफरेंशियल में दोनों फ्लक्स सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो अगर मैं किसी भी एक वाइंडिंग के फ्लक्स को रिवर्स कर दूं, यानी या तो शंट को रिवर्स कर दो या सीरीज को, तो दोनों ऐड की जगह हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो इसमें लिखना, मोड ऑफ कंपाउंडिंग कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द ओरिएंटेशन of either shunt winding or series winding, but both their orientation should not be reversed. But both their orientation should not be reversed. ठीक है, एक ही को रिवर्स करना, दोनों को नहीं। इस तरह के ना थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेस करोगे। तो जनरेटर के अंदर ओमेगा कांस्टेंट मान के ईएमएफ डिराइव करना और मोटर में ईएमएफ कांस्टेंट मान के ओमेगा डिराइव करना, जब इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को फेस करते हो। तो देखो, हमने क्या देखा? ईएमएफ की इक्वेशन, टॉर्क की इक्वेशन, और हमने अलग अलग सर्किट देखे जो डीसी मशीन के हो सकते हैं। इतनी नॉलेज के बेसिस पे तुम डीसी मशीन के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे ना न्यूमेरिकल के लिए, वो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने जितना कुछ कवर किया है,
इससे अगर तुम अपने से भी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करोगे, तुम्हें सर्किट पता है, तुम्हें ईएमएफ की इक्वेशन पता है, तो क्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिमम चांस है कि बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करना इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करके, और फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।